शहाबुद्दीन की मौत के बाद ही आपने देखा कि बिहार की राजनीति में बहुत गर्मागर्मी छाई हुई है। और आपको बता दें कि अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर शहाबुद्दीन की हत्या कर दी है। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि उसके सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी। हम उनसे बात करते हैं कि क्या बिहार का माहौल है और जिस तरीके से शहाबुद्दीन की मौत को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं उस पर चर्चा के लिए हम उनके घर पे पहुंचे हैं और उनसे बात करते हैं। आपने अभी एक बयान आया हमारे पास कि शहाबुद्दीन की जो बंद थे तिहाड़ जेल में उनकी मौत हो जाती है और आपने सीबीआई जांच की मांग की और आपने आरोप लगाया है नीतीश सरकार और केंद्र सरकार पर कि उनकी हत्या कराई गई है। क्या कहाँ तक सत्य है? देखिए, शहाबुद्दीन साहब 4 बार सांसद रहे और अल्पसंख्यक समाज के बिहार के तो सुप्रीम लीडर थे। वैसे तो उनका पूरे देश विदेश में भी उनको लोग नेता के रूप में मानते थे। और उनकी जो हॉस्पिटल में थे एक पाकिस्तानी जिसको कोरोना हो गया था, शहाबुद्दीन साहब के साथ इन लोगों ने रखने का काम किया। और जब कोरोना शहाबुद्दीन साहब को भी हो गया तो उनको कोई अच्छे हॉस्पिटल में नहीं भेजा गया, साधारण हॉस्पिटल में उनको भेज दिया गया जहां उनकी मौत हुई। तो ये आम लोग के जहन में ये बात है कि उनको साजिश करके एक तरह से हत्या किया गया है। इसलिए मेरा मानना है इस बात का कि सीबीआई नहीं, चूँकि सीबीआई सरकार का तोता होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज से इसका जांच कराया जाए ताकि आम जनता को सच्चाई पता लगे। सर, शहाबुद्दीन काफ़ी साल से जेल में रहे और उनका केस भी चलता रहा जिसमें लंबी लंबी डेट पड़ी। आपने ये भी आरोप लगाया कि जो वकील थे उन्होंने ठीक तरीके से पैरवी नहीं की, शायद वो केंद्र सरकार के दबाव में रहे इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई और उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। और साथ ही जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट को उनके साथ रख दिया गया जैसा आप बता रहे हैं, तो ये आरोप कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो बिल्कुल आरोप सही है कि वो जो आरजेडी के राज्यसभा के सांसद थे लालू जी की पार्टी का, और वो वकील साहब जेठमलानी साहब को जो फीस चाहिए था वह भी फीस देने के लिए शहाबुद्दीन साहब तैयार थे। लेकिन लालू यादव के मना करने की वजह से वह कोर्ट में बहस नहीं कर पाए। तो ये बिल्कुल साबित होता है कि लालू यादव जी जानबूझ के शहाबुद्दीन को जेल में बंद रखना चाहते थे। इतना ही नहीं है कि बिहार में आम लोगों में चर्चा है कि एक बार जब श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो उनके समय शहाबुद्दीन साहब पर पुलिस ने अटैक किया था और उसमें हत्या करने की साजिश हुआ। इस बात को कि किन लोगों ने षड्यंत्र किया, लेकिन मैं वहाँ भी यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ सीबीआई से अगर जांच हो जाता है तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। वैसे बिहार के आम लोग, उनके परिवार के लोग जानते हैं कि इसमें किसका हाथ है। सर, अगर हम बिहार की बात करें और वहाँ की राजनीति की, तो शिवांग जो संसदीय क्षेत्र रहा, शहाबुद्दीन जो पूर्व सांसद थे उनके बेटे वहाँ पर दौरा कर रहे हैं आजकल, और जिसमें गोपालगंज हुआ, छपरा वगैरह। क्या लगता है आपको राजनीति में वो दौरा करने का उनका मतलब क्या इरादा है? वो राजनीति में आना चाहेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना बिहार में लालू और नीतीश ने 15 साल तक शासन किया। शिक्षा, स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट हो गया। अब एक नया पैसा भी इन लोग से उम्मीद नहीं है। लेकिन चूँकि विकल्प हम लोग दे नहीं पाते हैं इसलिए लास्टली लोग वोट दे देते हैं। CA NRC का जो आंदोलन हुआ, मुसलमानों का अस्तित्व का सवाल था, उस समय भी आरजेडी, तेजस्वी यादव या लालू यादव का तरफ से कहीं भी सपोर्ट नहीं हुआ, जहां मुसलमानों का एग्जिस्टेंस का सवाल था। लेकिन असेंबली के चुनाव में मुसलमानों ने फिर भी 100% वोट दिया, क्योंकि मुसलमानों का मुख्य उद्देश्य बीजेपी को हराना।
तो लालू यादव और नीतीश कुमार ऐसे जो सेकुलर नेता कहते हैं अपने आप को, इन लोग के मायने बैठा हुआ कि मुसलमानों को जूता भी मारेंगे फिर भी वोट हम ही को देगा। कुछ बात सही भी है, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य है बीजेपी को हराना। और इसीलिए इस बार अमर शहीद जगदेव प्रसाद जो हमारे शहीद पिता रहे हैं, उनको बिहार का लेनिन कहा गया। जो भी बिहार में राजनीति करता है, जो मुख्यमंत्री बनता है या पॉलिटिकल पार्टी, सभी पहले अमर शहीद जगदेव प्रसाद की बात करेगा। तो अब अमर शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा नागमणि यानी मैं, और शहाबुद्दीन साहब जो मुसलमानों के सुप्रीम नेता के तौर पर थे, उनके शहादत से जो प्रतिक्रिया हुआ है, रिएक्शन हुआ है, उनका बेटा ओसामा जी, जो बहुत ही नौजवान और तेज़ तरार दिलेर युवा नेता हैं, हम लोग दोनों मिल करके और तमाम अन्य जो अपर कास्ट के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़ा हैं, सबको मिला करके हम लोग बिहार में एक नई पार्टी बनाएंगे। वैसे तो मेरा ये प्रस्ताव है कि हम कोयरी महाशक्ति प्रदर्शन पटना के गांधी मैदान में करेंगे और 4 महीना लगातार कुशवाहा समाज के बीच विधानसभा क्षेत्र वाइज कैंपिंग करेंगे और उसी दिन नई पार्टी बनाएंगे। तो सर, क्या आपने कोई नाम सोचा है पार्टी बनाएंगे जिसकी पार्टी बनेगी? और इसमें शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं, जो ओसामा साहब और आप नागमणि जी, तो ये दोनों ही जो मिलकर इस पार्टी को बनाएंगे या कोई और भी इसमें सम्मिलित होगा? नहीं मैडम, उसमें ऐसा था कि माइनॉरिटीज के दिमाग में जो बैठा हुआ है कि बीजेपी को आरजेडी लालू यादव ही हटा सकता है, यादव हटा सकता है। तो अब पूरे बिहार में एक नया समीकरण, यादव से समीकरण ख़त्म करके और मुसलमान कोयरी समीकरण बिहार में बनने की स्थिति है। और हम लोग जो नई पार्टी बनाएंगे उसमें मेरा क्लियर माइंड है कि एक सीएम होगा, एक मुख्यमंत्री बनेगा, वो कुशवाहा समाज से बनेगा, क्योंकि सभी जाति संप्रदाय के लोग बनना, वाई नॉट कुशवाहा। और 10-12% कुशवाहा का पॉपुलेशन है बिहार में, तो कुशवाहा से मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे और एक डिप्टी सीएम मुसलमान से, उसमें भी मुसलमानों में सुप्रीम नेता ओसामा जी उभर के आए हैं। तो ओसामा जी ऐसे युवा को डिप्टी सीएम, एक अपर कास्ट से उप मुख्यमंत्री, एक अति पिछड़ा, एक दलित और ज़रूरत हुआ तो एक यादव समाज से भी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि सभी जाति संप्रदाय को लगे कि हमारे समाज को प्रॉपर प्राथमिकता दे रहे हैं और हम लोग नया बिहार बनावेंगे। काफ़ी परिवर्तन के तौर पर हम लोग करेंगे। बहुत सारा जो अंग्रेज़ के समय का सिस्टम है वो चलता आ रहा है, दकियानुसी टाइप का, वो तमाम चीज़ों को हम लोग रिव्यू करके, समझ करके और डेवलप बिहार हम लोग बना करके बिहार वासियों को देंगे। अभी सर, शहाबुद्दीन की जो 40वीं थी, उस पर जो विधान परिषद के पूर्व जो उप सभापति भी पहुंचे थे सलीम परवेज, हाँ। और उन्होंने आरजेडी पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि जब उनका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया जा रहा था शहाबुद्दीन का, तो आरजेडी के जो लालू जी हैं, उनके पुत्र जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर थे, वो मिट्टी डालने भी नहीं आए हैं। और जबकि आरजेडी का वजूद 1995 से 2001 तक सिर्फ और सिर्फ शहाबुद्दीन द्वारा ही खड़ा किया गया। तो आप क्या मानते हैं, क्या आरजेडी और शहाबुद्दीन फैमिली में भारी टकराव है? नहीं, इसमें कोई बहस का मुद्दा ही नहीं मैडम। ये एक और शहाबुद्दीन साहब की हत्या करने का भी प्रयास राबड़ी देवी के टाइम में हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि कोई ये राबड़ी देवी का ही है, लेकिन बिहार के आम जनता, आम लोग जानते हैं कि किसने हत्या कराने का काम किया, इसलिए मैं सीबीआई से जांच की मांग किया हूँ। उसके बावजूद शहाबुद्दीन साहब आरजेडी और लालू यादव के लिए जान देने तैयार रहे। फिर जो जैसा पहले ही बताया गया कि जब वो जेल में थे तो जेठमलानी साहब जो आरजेडी के सांसद थे, लालू यादव के कहने के वजह से वो शहाबुद्दीन के पक्ष में बहस नहीं किए। तो एक और शहाबुद्दीन का एक तरफा प्यार था और बिहार के 30 मुसलमानों का एक तरफा प्यार 30 साल तक चला। लेकिन चाहे शहाबुद्दीन जी का मामला हो या मुसलमानों को बुरी तरह से
लोगों ने नेगलेक्ट करने का काम किया। अब मुसलमान बिल्कुल सीमा पार कर चुके हैं। अब मुसलमान कहीं एक आरजेडी को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए जो मुसलमानों में गुस्सा है कि एक और मुसलमान और शहाबुद्दीन साहब लालू जी और आरजेडी के प्रति इतने लॉयल रहे, 30 वर्षों तक इनके सत्ता, 15 साल सत्ता जो रहा मुसलमानों के बल पर रहा और आज तक भी मुसलमानों का सपोर्ट हुआ। तो जो ही मुसलमान का वोट आरजेडी से हटेगा तो यादव में भी ज़बरदस्त बिखराव होगा और आरजेडी का वजूद बिहार में ख़त्म होगा। तो नीतीश सरकार को कितना फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, नीतीश कुमार का कोई जनाधार नहीं है। आप पिछले असेंबली को देखें कि अपर कास्ट जो उसका बेस वोट था, एक वोट फर्स्ट फेज के चुनाव में नहीं दिया। फर्स्ट फेज 71 में मात्र 2 सीट नीतीश कुमार आए थे। लेकिन थोड़ा इनका लक साथ दिया नीतीश का कि अपर कास्ट को लगा कि लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा और फिर वही पिछड़ा 15 साल जो लालू जी का गुंडई था वो फिर शुरू होगा। तो अपर कास्ट के लोगों ने सेकेंड और थर्ड फेज में आंख बंद करके बीजेपी और जेडीयू नीतीश कुमार को भी वोट दे दिए, जिसके वजह से 42 सीट आया है। नीतीश कुमार का जो अपना समाज है वह मात्र 1.5% कुर्मी समाज है। 1.5% में भी आधा परसेंट जो उनका नीतीश कुमार का समाज है, बाकी जो घमैला और कोचैसा जो समाज है वो बिल्कुल नीतीश कुमार के खिलाफ हो चुका है। क्योंकि नीतीश कुमार अवधिया कुर्मी है और अवधिया का ही सिर्फ उन्होंने काम किया है। तो आने वाले दिनों में आधा परसेंट उनका वोट है। और हाल के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से मास कुशवाहा नफरत कर रहा है क्योंकि समाज को बेच करके नीतीश कुमार के साथ गए हैं। इसलिए बिहार में बिल्कुल नया समीकरण बनेगा और 2025 में डेफिनेटली नई सरकार बनेगी जो लालू और नीतीश के 15 साल जो शासन हुआ है उसके खिलाफ एक स्वच्छ और डेवलप करने वाली सरकार हम लोग बनाएंगे। सर, जहाँ तक चिराग पासवान की बात करते हैं, रामविलास पासवान का नाम रहा, उनका बेटा चिराग पासवान, जिस पर भी आरोप भी लगे हैं, तो आप उन आरोपों को कहाँ तक सही ठहराते हैं? देखिए मैडम, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नीतीश कुमार के षड्यंत्र से ही ये एलजेपी में डिवीज़न हुआ है और पारस और जितने भी सांसद 5 जो अलग हुए हैं चिराग पासवान से, इनका कोई जनाधार नहीं है। सिर्फ रामविलास पासवान के नाम पर इन लोग एमपी बने हैं और बिल्कुल वहाँ की आम जनता चिराग पासवान को सुप्रीम नेता के रूप में मानती है और इन लोग का कोई जनता पर पकड़ नहीं है। दूसरा, चिराग पासवान को प्लानिंग करके उसके चरित्र पर भी हमला करने की साजिश किया गया है। ये जो श्वेता विश्वास है, जो आरोप लगाई है शोषण का, यौन शोषण का, ये सर्वविदित बात है कि श्वेता विश्वास जेडीयू की प्रदेश अध्यक्ष है बिहार की और आरसीपी के काफ़ी क्लोज है। उनको रिवार्ड के तौर पर कोई एडवाइजरी कमेटी रेलवे में भी उनको मेंबर बनाया गया है। तो ये तो सर्वविदित है कि जो चिराग पासवान पर जो आरोप है यौन शोषण का, ये बिल्कुल 100% गलत है और इस बात को हम लोग बिहार में जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आम जनता को बताएंगे कि ये चिराग पासवान के चरित्र पर बेमतलब लोग आरोप लगा रहे हैं और हम समझते हैं कि इसमें नीतीश कुमार, आरसीपी और जेडीयू काफ़ी बेनकाब होगा। प्रधानमंत्री की बात करते हैं हम, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनकी राजनीति और जिस तरीके से वो देश के हालात हैं उसको लेकर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, एक तो जो ख़ास तौर से कोरोना महामारी आया, ये पिछले जब कोरोना का यहाँ प्रकोप हुआ तो उसी समय WHO ने भारत को अलर्ट किया था कि महामारी का रूप धारण कर सकता है
लेकिन लगातार 1-1.5 महीना तक इन लोगों ने जो विदेश से प्लेन से लोग आते रहे, चाइना से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, उसने इन लोगों ने किसी का कोई जांच नहीं किया और सब अपने अपने घर चले गए। उन्होंने कोरोना फैलाने का काम किया। दूसरा, ट्रंप साहब का कार्यक्रम गुजरात में इन लोग लिए, लाखों लोग जुटे और उसमें उनके साथ काफ़ी राष्ट्रपति के साथ करीब 5,000 लोग आए थे। उसमें कितने लोग कोरोना से ग्रसित थे, वो उन्होंने कोरोना के फैलाने का काम किया। और बचा खुचा मध्य प्रदेश में जब तक बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना लिया तब तक इन लोगों ने लॉकडाउन नहीं लगाया। तो जब मात्र 500 आदमी का डेथ हुआ था, है ना, नहीं, मात्र 500 लोग संक्रमित थे और एक दो लोग का डेथ हुआ था, उस समय रातों रात एक तानाशाह के तौर पर इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। और इस बार पूरे देश की जनता हंगामा कर रही थी कि लॉकडाउन किया जाए। तो काफ़ी दिनों के बाद इन्होंने लॉकडाउन किया। तो कोरोना पॉइंट पर तो बिल्कुल 100% फेल्यूर है। इतना ही नहीं, हम इतने ही कहना चाहते हैं कि सर, सेकंड जो लहर आई उसके दौरान इलेक्शन चल रहा था पश्चिम बंगाल में, लेकिन प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी वहाँ बिजी थे। जनता ये आरोप लगा रही है कि इनको सिर्फ देश जीतने की पड़ी है और यहाँ पर लाखों की संख्या में जो कैजुअलिटी हुई है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिमी बंगाल और 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था और कोरोना जो सेकंड लहर था सबसे डेंजरस था। इन लोग लाख लोग का मीटिंग में भाषण दे रहे थे बिना मास्क पहने जनता के बीच। तो प्राइम मिनिस्टर को तो जाना ही नहीं चाहिए था उस पीरियड में। जो अरेंजमेंट था दवाई का, ऑक्सीजन का, उसका इंतज़ाम कराना चाहिए था। लेकिन इन लोग को बिल्कुल हिंदुस्तान की जनता मान के चलती है कि इन लोग को सत्ता से मतलब है, न कि देश की जनता के आम आवाम के सुख सुविधा के लिए। तो दूसरा है मैडम कि जिस तरह से कांग्रेस का कितना आलोचना हम लोग करें, कांग्रेस में इंदिरा गांधी के टाइम में प्रिवी पर्स और बैंकों का राष्ट्रीयकरण काफ़ी क्रांतिकारी कदम था। प्रिवी पर्स से करोड़ों करोड़ रुपया राजा महाराजाओं को मिलता था। वो कानून बना के उन लोग पर नकेल कसा और देश की संपत्ति को बनाया। आज औने पौने दाम में देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या बेचा जा रहा है। तो इसे हिंदुस्तान की, भारत की आम जनता बिल्कुल मान के चल रही है कि ये कब देश बेच देगा, कोई ठिकाना नहीं है। मतलब जनता में अविश्वास हो गया अपनी सरकार के खिलाफ। जनता ये कह रही है कि देश की राजनीति के अंदर इस तरह का जो मोदी जी के समय में हो रहा है, जैसे प्राइवेट कर दिया, लाल किला दे दिया, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस राजनीति में जो जनता देख रही है और आप लोग देख रहे हैं कि कहाँ तक ये सही है? देखिए, आम जनता की धड़कन तो बता ही दिया ना कि वेस्ट बंगाल में जितनी ताकत होना चाहिए, आउट एंड आउट सही गलत इन लोगों ने काम किया, लेकिन फिर भी वहाँ सर्वाइव नहीं किए। वहाँ ममता जी एक मजबूत और वहाँ उन्होंने सरकार बनाया। तो दुर्भाग्य है कि देश में कांग्रेस पंगु हो चुका है। कांग्रेस का अब कहीं कोई नामो निशान आम जनता के बीच नहीं है। इतने बड़े बड़े मुद्दे देश के सामने हैं, कांग्रेस का एक स्टेटमेंट खाली आता है फॉर्मेलिटी के तौर पर। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से लड़ाई लड़ना चाहिए, वो तो लड़ नहीं रही है। अब हम समझते हैं कि देश के पैमाने पर ममता बनर्जी जो है दीदी, ममता जी को ही हम लोग मिल करके और प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे और वही देश का सही नेतृत्व कर सकती है। क्योंकि गरीबों की दर्द वो अपने समझती है। आज भी हवाई चप्पल पहन के चलती है। एक चीफ मिनिस्टर हो करके हवाई चप्पल और 50-60 रुपये का साड़ी आज भी पहनती है। तो अभी देश से गरीबी को ख़त्म करना है तो गरीबी का हाल गरीब ही जानता है, न कि एयर कंडीशन में रहने वाले जो राजा महाराजा हैं जो बने हुए, जो 10 लाख का सूट पहनते हैं तो ऐसे लोग से देश को कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ममता दीदी पे तो लगातार आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं परिवार, उनके साथ अत्याचार, जिस तरह की वीडियो सामने आ रहे हैं, आपके लगते हैं वो सही वीडियो हैं या फिर वो वैसे वीडियो बनाकर वायरल किए जा रहे हैं जिस पर ममता का आरोप? ये RSS बीजेपी का षड्यंत्र है। ममता बनर्जी को मास सपोर्ट है
अब जो जानबूझ के, आप तो जानते हैं कि इन लोग दंगा फैलाने के लिए मंदिर में खस्सी काट के फेंक देंगे, फलना कर देंगे मंदिर में जा कर के, ताकि वहाँ दंगा फैले। अब जहाँ दंगा इस तरह से अगर बीजेपी आरएसएस करेगी तो एज ए चीफ मिनिस्टर वो कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? अब उसमें क्या भाई, वहाँ पुलिस डंडा क्यों क्यों नहीं चलाएगी डंडा? जब आप गलत काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ आप चल रहे हैं, नियम कानून के खिलाफ चल रहे हैं, तो क्यों नहीं डंडा चलाएगा? तो इसलिए ममता जी को बदनाम करने के लिए टोटल साजिश है। अब पूरा देश की जनता जानती है ये नौटंकीबाज टाइप के लोग हैं। सिर्फ वादा करना और बाद में ये कहना कि तो शगुफा था। तो ऐसे लोग के बारे में अब इन लोग का कोई भविष्य नहीं है। अब हम लोग पूरे देश के पैमाने पर ममता जी को आगे करेंगे और देश का वो नेतृत्व करेंगे। सर, नीतीश सरकार आरजेडी और वर्सेस नागमणि जी और ओसामा जी, जो नए समीकरण स्थापित आप करने चाह रहे हैं। देखिए, नागमणि और ओसामा के आग में बिल्कुल लालू यादव और नीतीश कुमार जल जाएंगे। इनका कोई वजूद हम लोग नहीं रहने देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार टोटल कुशवाहा वोट पर डिपेंड करते हैं जहां नागमणि है, और लालू यादव सिर्फ मुस्लिम वोट पर डिपेंड करते हैं जहां ओसामा है। तो दोनों भाई हम लोग मिल जाएंगे तो लालू नीतीश जी का क्या बचेगा? इसलिए अब राज कर लिए, मौज करें। 15 साल बिहार को लूटने का काम किए। अब जो लूटते हैं उसको भी हम लोग सत्ता में आवेंगे तो उस संपत्ति का सबसे पहले जांच करावेंगे। जहां पहले लालू यादव थे वहां हम लोग पहुंचाएंगे, जहां नीतीश कुमार जहां से आए हैं वहां पहुंचाएंगे। ऐसे में अगर नीतीश कुमार की तरफ से आपके पास कोई प्रस्ताव आता है? नहीं, कोई सवाल नहीं है। आप पीछे हटेंगे पार्टी? अरे यार, लालू यादव नीतीश कुमार से समझौता का कोई सवाल नहीं है, और हम लोग का खुद इतना बड़ा जनाधार है कि हमको ज़रूरत कहाँ कहीं जाने का। ये एक और कुशवाहा से मुख्यमंत्री बनेगा और ओसामा जी ऐसे लोग को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि यादव, अगर आज यादव मुसलमान कॉम्बिनेशन था 30 साल तक, लालू यादव 15 साल सत्ता में आए। अब कोयरी और मुसलमान समीकरण बनेगा, डेफिनेटली है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, हम लोग के साथ सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लालू यादव के साथ कोई नहीं जाना चाहता है, कोई कास्ट, कोई तबका हो। सर, देश की बात करते हैं, जो महंगाई चरम सीमा पर है, भुखमरी और बेरोजगारी है, विपक्ष भी आगे नहीं आ रहा है, वो मजबूत नहीं या मजबूत होते। चलिए, अब विपक्ष का रोल जो है हम लोग करेंगे, ममता जी करेंगी। अब कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे मुद्दों पर बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मुबारक आपको। ये थे नागमणि जी, जो बता रहे थे बिहार के अंदर एक नई पार्टी का निर्माण करेंगे और वहाँ के समीकरण को ये बदलेंगे, और बिहार के अंदर जो विकास से जो नीतीश कुमार की जो सरकार है उसमें कोई विकास नहीं हो रहा है, और जो वहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनको भी ये उखाड़ने का काम करेंगे और एक नया समीकरण बनाने की बात कर रहे हैं। और ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि दावे कितने सही होंगे। फिलहाल नागमणि जी ने अपनी बात हमारे दर्शकों के सामने रख दी है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, पेज को फॉलो करें। राजधानी संदेश